चलिए, तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2025 जो आपका एग्जाम है, ठीक है, जो कंडक्टेड होने वाला है आपका 17 फरवरी से। तो उसमें जो आगामी जो परीक्षा है इस साल 2025 का, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है हिंदी का, जो आने वाले परीक्षा में आपके लिए 100% आने की क्या है संभावना है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है। तो बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, ठीक है, इसके लेखक है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा कि बुद्धिज्म एंड एवं जो है कम्युनिज्म की जो क्या है, क्या हुआ है, ये जो लेखक है वो है आपके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है अगला क्वेश्चन देखिए, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसके नंबरिंग पे आप लोग ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, सुनिए क्वेश्चन कह रहा है ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किशोर, जो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किशोर से मार खाने के बाद जो बहादुर है ना वो क्या करता है? क्या उसका प्रतिरोध करता है, मतलब विरोध करता है? नहीं करता। हंगामा करता है? रोने लगता है? चुपचाप कोने में जाकर खड़ा हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। किशोर जो है ना वो किसको मारता है? बहादुर को। वह एक दिन क्या होता है ना, उसकी साइकिल की वो सफाई नहीं करता है, तो उसको धर के क्या कर देता है? पीट देता है और गाली देता है, सुअर का बच्चा। और किशोर की जो अम्मा होती है, नाम क्या होता है? निर्मला। निर्मला भी बात बात में वो भी सुअर का बच्चा कहने लगती है। किसको है? किसको कहने लगती है? बहादुर को। अब बताइए, कोई सुअर का बच्चा कहेगा किसी को, अच्छा लगेगा? है अच्छा लगेगा किसी को? तो अब ये तो हाल है कि बहादुर काम भी करता है और सुनता भी है। क्या सुनता है? सुअर का बच्चा। अगला जो प्रश्न कह रहा है ना, अगला प्रश्न है कि कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि बिरजू महाराज जो थे ना वो नर्तक थे। क्या थे? नर्तक। नर्तक और नर्तकी, समझिएगा, नर्तक और नर्तकी। इंग्लिश में इसको डांसर कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? डांसर। और भोजपुरी में कहते हैं नचनिया। बात समझ रहे हैं कि नहीं? है तो आप याद रखिएगा कि नर्तक बोलते हैं, ठीक है। तो कथक जो नृत्य है इसके पर्याय माने जाते हैं कौन? पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज, आप याद रखिएगा। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, ठीक है, और डॉक्टर जाकिर हुसैन तबला वादक थे। क्या थे? तबला वादक। ये तबला बजाते थे, वाद्य यंत्र जो होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ, इसके पाठ के केंद्र में कौन है? तो आप याद रखिएगा बिरजू महाराज इसका आंसर होगा। बिस्मिल्लाह खान तो शहनाई बजाते थे और जाकिर हुसैन तबला बजाते थे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, और अगला जीत जीत मैं निरखत हूँ, क्या हो गया ये? नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जो मदन है, मदन का तो नाम आप लोग सुने होंगे, है मदन। मदन किसका बेटा था? गिरधर लाल का बेटा था ना। तो गिरधर लाल का बेटा था, ठीक है। तो कह रहा है किरानी का बेटा। और गिरधर लाल क्या था? गिरधर लाल जो था ना वो सीन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। तो मदन किसका बेटा था? किरानी का बेटा था। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ध्यान दो यहाँ सब, आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज को गांडा किसने बांधा? ठीक है, तो गांडा बांधने का काम किया इनके पिताजी ने, इनके पिताजी ने, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज के पिताजी ने ही इसे क्या बांधा था? गांडा बांधा था, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आविन्यो जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो आप याद रखिएगा, आविन्यो रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक क्या है? शहर है। नदी के किनारे अवस्थित है और बसा हुआ एक शहर है। आविन्यो चैप्टर आपको पढ़ना ही है। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि गिरधर लाल है, मदन का क्या है? ये पिता है, मदन का पिता है। सीन साहब के तो फैक्ट्री में वो किरानी का काम करता है, न सीन साहब का भाई है, न मित्र है, ना पड़ोसी है। ये मदन का क्या है? पिता है। और खोखा के दो दांत किसने तोड़े? मदन ने तोड़े। क्यों तोड़ा जी? कहा हम भी लट्टू खेलेगा। अगला प्रश्न कह रहा है ना कि मैक्स मुलर है, नाम सुने होंगे आप लोग मैक्स मुलर का। मैक्स मुलर के अनुसार सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत ही सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से क्या है? परिपूर्ण देश है। यह किसने कहा था? मैक्स मुलर ने अपने भाषण में कहा था, जिसका नाम था भारत से हम क्या सीखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कमरुद्दीन है, कमरुद्दीन किसके बचपन का नाम था? बिस्मिल्लाह खान के। बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या था? कमरुद्दीन। जैसे आपके गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। जैसे यहाँ पे कह रहा है कमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बिहार में। ये बिहार राज्य के थे और कमरुद्दीन आगे चल करके बिस्मिल्लाह खान के नाम से क्या हुए? प्रसिद्ध हुए, जो कि एक मशहूर शहनाई वादक थे, ठीक है। अगला कह रहा है कि जो मैक्स मुलर साहब हैं, जो मैक्स मुलर साहब हैं, ठीक है,
ये कहाँ के, मैक्स मुलर साहब कहाँ के विद्वान थे, कहाँ के विद्वान थे? तो मैक्स मुलर साहब जर्मनी के विद्वान थे। मैक्स मुलर साहब जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? तो राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार आपके कौन है? सांवर दैया। कौन है? सांवर दैया। कौन दैया है? सांवर दैया। सांवर दैया जो है वो राजस्थानी के मशहूर क्या है? कहानीकार। दहते विश्वास के दहते विश्वास कहानी आप लोग पढ़े हैं, तो उसके जो कहानी के केंद्र में क्या है? तो बाढ़ की समस्या है। उड़ीसा के जो लोग हैं ना, वो बाढ़ की समस्या से क्या है? पीड़ित रहते हैं, ग्रस्त रहते हैं, जिसमें लक्ष्मी का जनजीवन को वहां पे क्या किया गया है? दिखाया गया है कि कैसे लक्ष्मी जो है अपने परिवार का भरण पोषण करने में क्या है? असमर्थ। ये क्वेश्चन पूछता है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है कालिदास की। अच्छा, याद रखिएगा, विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। और एक आप लोग चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो ये बात कालिदास ने कहा था। और कालिदास के बचपन का नाम था राम बोला। क्या नाम था? राम बोला। राम बोला किसके बचपन का नाम था? कालिदास। सुनिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि अरे मंगमा कैसी हो तुम? कह रहा है कि मंगमा क्या बेचती थी? तो हमारी मंगमा बहुत अच्छी है और ये दही बेचती है, दही बेचती है। और नंजमा जो है ना, इसकी बहू है। और एक दिन पोते को लेकर के दोनों में क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है। एक दिन पोते को लेकर के दोनों में क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सुनिए, मंगमा कहाँ की रहने वाली है? कहाँ की रहने वाली है? औलूर के पास किसी गांव सातुर जल, यही है। औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली है और वो बेंगलुरु जो जाती है दही बेचने जाती है। औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली है। कौन? मंगमा। आंसर ए हो जाएगा। अगला, मंगमा किस भाषा की कहानी है? तो ये कन्नड़ भाषा की कहानी है। कौन भाषा? कन्नड़ भाषा की कहानी है। कौन? मंगमा। तो मंगमा जो है ना, वो कन्नड़ भाषा की क्या है? कहानी। अगला प्रश्न कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी? सांवर दैया। सांवर दैया। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी, इसके जो लेखक हैं वो है सांवर दैया। कौन है जी? सांवर दैया। इसमें जो कैरेक्टर है वो कौन है जी? धरती कब तक घूमेगी? सीता है। सुनिए, कह रहा है कि लेखक जो है, सुनिए, लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? 1935 में। सुनिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि मंगमा जो थी ना, वो दही बेचती थी, तो मिठाई जो है वो ले जाती थी, तो किसके लिए ले जाती थी? तो मंगमा मिठाई किसके लिए ले जाती थी? पोता के लिए। पोता के लिए। ठीक है, भांजी और बहू के लिए नहीं, पोता के लिए क्या ले जाती थी? मिठाई ले जाती थी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि पहले दिन पपाती को क्या था? पपाती है, आप लोग नगर चैप्टर में देखेंगे कि वहां पे पपाती को पहले दिन क्या होता है? बुखार होता है। पहले दिन क्या होता है? बुखार होता है। किसको? पपाती को। अगला प्रश्न कह रहा है कि ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो स्कूल है टीले के नीचे। कहाँ है? टीले के नीचे। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल टीले के नीचे है। और इसके मुख्य पात्र कौन है? लक्ष्मी है। लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता है? कलकत्ता में। धरती कब तक घूमेगी? सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय किया? तो याद रखिएगा 50 रुपए। आप याद रखिएगा, एक दिन वो सब कहता है कि माँ एक काम करो, तुमको हम लोग 50-50 रुपए दे देंगे, ठीक है, खर्चा के आधार पर। समझ रहे हैं ना? तो 50 रुपए खर्च देने की बात करते हैं बेटवा लोग। तो ये सब किताब से प्रश्न था। अब यहाँ से हम लोग व्याकरण को देखेंगे। व्याकरण में कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा, यानी संज्ञा के भेद कितने? 5। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और किसी भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। तो कह रहे हैं भाववाचक संज्ञा क्या है? तो लड़की नहीं है, बहन नहीं है, घड़ी नहीं है, इसमें भाववाचक संज्ञा है सर्दी। भाववाचक संज्ञा को केवल आप महसूस कर सकते हैं। ठंडी गर्मी को आप महसूस कर सकते हैं, उसको पकड़ के पीट नहीं सकते हैं। बाकी सबको पकड़ के धो सकते हैं, नहीं धो सकते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या होगा? बोलो ना, आंसर ए हो जाएगा। राजगृह कौन सा समास है? राजगृह। राजगृह, राजा का गृह, राजगृह क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। ये तत्पुरुष समास है राजगृह। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम।
सर्वनाम, इंग्लिश में इसको कहेंगे प्रोनाउन। संज्ञा के बदले, तो ये तीनों संज्ञा है, ये तीनों क्या है, संज्ञा है। इसके बदले मैं शब्द का प्रयोग आप करते हैं किसी व्यक्ति के लिए, इसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये उत्तम पुरुष होता है ना। तो आप याद रखिएगा कि इसमें मैं क्या है, सर्वनाम है। मैं हो गया, हम लोग हो गया, तुम हो गया, वह हो गया, वे लोग हो गया, इन सभी को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। शुद्ध शब्द आपको बताना है कि प्रकृति कैसे लिखते हैं, प्रकृति कैसे लिखते हैं। यही प्रकृति है जिसको इंग्लिश में नेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचर। तो प्रकृति ऐसे लिखते हैं, बाकी ये तीनों क्या है, गलत है। ठीक है, अगला शब्द क्या कह रहा है, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है। परिश्रम में उपसर्ग आपको बताना है। उपसर्ग किसी भी शब्दांश के कहाँ लगता है, पहले लगता है। ठीक है, तो परिश्रम में परि आपका उपसर्ग है। वे शब्दांश जिसका प्रयोग किसी शब्द के पहले किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग। अंत में प्रयोग किया जाएगा तो कहलाएगा प्रत्यय। विशेषण के भेद कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं ना। विशेषण के 4 भेद होते हैं, आप जानते हैं। पहला होता है संख्यावाचक, दूसरा होता है परिमाणवाचक, तीसरा होता है गुणवाचक और चौथा होता है सर्वनामिक विशेषण। यह वह को कौन सा विशेषण कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। जिससे संख्या का बोध उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। काला संख्या दर्शाएगा, थोड़ा संख्या नहीं दर्शाएगा, अधिक नहीं दर्शाएगा। संख्यावाचक विशेषण क्या हो जाएगा, 4। तो जो भी गिनती है 1 2 3 4 ये सब संख्यावाचक विशेषण। और थोड़ा बहुत, समझ रहे हैं ना, न के बराबर, वो सब आपका परिमाणवाचक विशेषण। भाववाचक संज्ञा कौन है, मोहन व्यक्तिवाचक है, सेना आपका जो है समूहवाचक है, बचपन आपका भाववाचक है और पत्थर आपका द्रव्यवाचक है। पत्थर क्या है, द्रव्यवाचक है। आप याद रखिएगा, द्रव्य का मतलब केवल पानी या तेल या चीनी नहीं होता है। द्रव्य का मतलब सब चीज आ जाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, सुनिए। तो इसमें बचपन हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है कह रहा है, उदाहरण नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा कि दूध जो है ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। दूध, पानी, तेल, चीनी ये सब आपका क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। बाकी सब आपका क्या है, भाववाचक है। आंसर इसका हो जाएगा बी। दूध आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, परम, जमा, अवतार तीनों है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। स्वर संधि आपको बताए थे, जब स्वर का स्वर से क्या होता है, मेल होता है, या स्वर का व्यंजन से मेल होता है, अब विकार अगर स्वर के रूप में उत्पन्न होता है तो उस संधि को हम लोग स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। अन्य पुरुष आपको बताना है, अन्य पुरुष का कौन भेद है, अन्य पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम का जो भेद होता है क्या, अन्य पुरुष। ये संज्ञा विशेषण क्रिया का भेद नहीं है, ये है किसका भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होता है ना। तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा आंसर। द्विगु समास नहीं है, तो द्विगु समास में आपको याद रखना है कि संख्या आ जाएगा। शताब्दी 100 साल का होता है, नवरात्र 9 दिन का होता है, त्रिलोक माने 3, तो भाई बहन आपका द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। द्विगु समास उस समास को कहते हैं जिसका प्रथम पद जो होता है संख्यावाचक विशेषण होता है, जैसे दोपहर, त्रिकाल, त्रिमूर्ति, चौराहा, पंचवटी, छमाही, सब द्विगु समास है। अगला कह रहा है राजदूत में है, राजा का दूत, राजदूत, राजा का दूत, राजदूत। तत्पुरुष समास से 6 भेद होते हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अप्रदान तत्पुरुष होता है ना जी, 6 भेद होता है। बहुव्रीहि समास में कौन सा पद क्या होता है, प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास क्या होता है, समस्त पदों का एक विशेष अर्थ होता है। पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है। आप याद रखिएगा, बहुव्रीहि समास में उत्तर पद, ये कोई पद प्रधान नहीं होता है। समस्त पदों का एक विशेष अर्थ होता है। समस्त पदों का क्या होता है, एक, जैसे दशानन क्या है, बहुव्रीहि समास, चतुरानन बहुव्रीहि समास, नीलकंठ, वीणा पाणी बहुव्रीहि समास। ठीक है, अगला कह रहा है कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पुनः जमा जन्म, पुनर्जन्म। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। वाह जमा गीस, वाह जमा गीस, वाह जमा गीस वागीस होता है, बी हो जाएगा इसका आंसर। वाह जमा गीस क्या पूछ रहा है, पुनर्जन्म। इसमें अगला देखें, धर्मात्मा का संधि विच्छेद, धर्म प्लस आत्मा, धर्म जमा आत्मा, धर्मात्मा हो जाएगा। इसमें पूछना है, कह रहा है कि शुद्ध शब्द है, रोशन, आकांक्षा, कर्तव्य, उत्कर्ष। शुद्ध शब्द पूछ रहा है, रोशन, रोशन होता है, आकांक्षा, आकांक्षा भी गलत है, कर्तव्य, कर्तव्य, उत्कर्ष, उत्कर्ष, कर्तव्य ठीक है। इसमें
उत्कर्ष वैसे नहीं होता है, उत्कर्ष ऐसे होता है, ठीक है कर्तव्य हो जाएगा। इसमें आंसर दे रहा है, गलती ये सब दे रहा है। अगला देखिए, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय का मतलब जो अंत में लगेगा। बुढ़ापा माने आपा, आपा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बुढ़ापा में क्या हो जाएगा? आपा प्रत्यय हो जाएगा। डी है, सब आंसर गलती दिया इसमें। सुनिए, शुद्ध वाक्य है, यह मेरी पुस्तक है, रोटी ताजी है, दाल कच्चा है और सुरेश को पूछो। यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, यही हो जाएगा, यह मेरी पुस्तक है। आंसर हो जाएगा ए। अभाव में कौन सा उपसर्ग है? अ। अभाव में उपसर्ग कहाँ लगता है? किसी शब्द के पहले, तो अभाव में अ उपसर्ग है, ठीक है। अगला कह रहा है गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। तो 3 में तो आपको संख्या आता है, ये परिमाणवाचक है, ठीक है। 4 संख्यावाचक है, अधिक जो है ये परिमाणवाचक है। गुणवाचक अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा गुणवाचक, गुणवाचक आपका हो जाएगा अच्छा, क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, वागपति, इसमें देखिए व्यंजन आ गया है, इसमें ग आ गया है ना, तो व्यंजन है ये, स्वर संधि नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला कह रहा है अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द है, ठीक है। श्रृंगार, आप याद रखिएगा, श्रृंगार में ऐसे श्रृंगार होता है, बताए थे ना आप लोग, श्रृंगार, बाकी सब गलत है, बाकी सब सही है तो बी आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, श्रृंगार हो जाएगा आपका अशुद्ध शब्द। निम्न में शुद्ध शब्द आपको बताना है, मधुर हो जाएगा। हिंदू, हिंदू में आधा न होता है मधुर, सीवी, हिंदू मधुर, मधुर होगा इसमें, क्या हो जाएगा? ये दे रहा है सीवी, गलत है। विवाह शब्द क्या है? तो विवाह शब्द है आपका स्त्रीलिंग, ठीक है। विवाह क्या है? पुल्लिंग है, सब उल्टे सीधा दिया है। अगला देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, वर्तमान काल है, अपूर्ण वर्तमान काल है, कौन काल है? अपूर्ण वर्तमान काल है। आंसर हो जाएगा ए, आंसर क्या हो जाएगा? ए। संधि का भेद नहीं है, संज्ञा संधि, संज्ञा संधि नहीं होता है, ठीक है, ये हो जाएगा, संज्ञा संधि नहीं होता। बाकी संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि महिला का पर्यायवाची शब्द नारी होता है, ठीक है। महिला का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नारी होता है, ठीक है। नेक्स्ट शब्द कह रहा है एड़ी शब्द का विलोम होगा चोटी, एड़ी चोटी एक कर देना होता है ना, एड़ी का विलोम शब्द क्या होगा? चोटी होगा। चोटी मतलब जो ऊपर होता है, एड़ी माने नीचे, तो इसका आंसर हो जाएगा एड़ी का चोटी, सी हो जाएगा। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, इसी को बोलते हैं अकल पे पत्थर पड़ जाना, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। लिखावट शब्द जो है ये क्या है? तो ये आपका स्त्रीलिंग है, जितना प्रत्यय वाला शब्द होता है ना वो सब आपका स्त्रीलिंग होता है, ठीक है, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। श्रीमान का श्रीमती हो जाएगा, श्रीमान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? लिंग, जिससे नर और मादा का बोध होता है उसी को हम लोग लिंग कहते हैं। लिंग कितने टाइप के? 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। श्रीमान का श्रीमती हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शुद्ध शब्द है गुणी, पति, तत्कालिक, प्रामाणिक, प्रामाणिक, शुद्ध शब्द पूछ रहे हैं, प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक, ठीक है। तत्कालिक, प्रामाणिक, प्रामाणिक ही शुद्ध शब्द है, तत्कालिक नहीं है। दुर्गंध, दू जमा गंध होता है, डी हो जाएगा। दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद, दू जमा गंध, दू जमा गंध दुर्गंध होता है, आंसर इसका डी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, विसर्ग संधि। अंग का उच्चारण स्थान कंठ होगा, कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, क ख ग घ अंग, तो अंग भी कंठ हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? लोहा शब्द क्या है? लोहा पुल्लिंग क्या है? लोहा शब्द धातु का नाम क्या होता है? पुल्लिंग, लेकिन चांदी क्या है? स्त्रीलिंग, चांदी स्त्रीलिंग, तो लोहा आपका क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है, लेकिन चांदी याद रखिएगा स्त्रीलिंग होता है। कलम शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, कलम है जातिवाचक संज्ञा। अगर इस पे आपको जैसे कलम का कोई कंपनी दे दे, लिंक दे दे या फ्यूजियन दे दे, तो वो सब आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, लोकोक्ति का अर्थ होता है कम काम न जानना और बहाना बनाना, इसी को सी बोलेंगे। नाच ना आवे आंगन टेढ़, चले के ढंग ना आंगन में टेढ़, ठीक है, चले के ढंग ना आंगन में टेढ़, काम न आना को ही बोलते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इंग्लिश में बोलते हैं ए बैड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल्स। गुण शब्द का विलोम क्या होगा? अवगुण होगा या दोष होगा?
अवगुण या दोष। गुण शब्द का विलोम होगा अवगुण या दोष। आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला शब्द बड़ा है 100 नंबर है। प्रतीक शब्द जो है कौन सा समास है? प्रति जमा एक। प्रतीक अव्ययी भाव है। क्या है? अव्ययी भाव। प्रति जमा एक, दिन दिन प्रतिदिन, प्रतिदिन प्रतीक, ये सब आपका कौन समास है? कौन समास? अव्ययी भाव। तो ये आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव। ठीक है, इस तरह से आज की इस क्लास में हम लोग मॉडल पेपर के बारे में डिस्कस किए। आप लोग जितना भी मॉडल पेपर है ना, सबको आप लोग घर पे भी बनाइए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एग्जाम में बेस्ट नंबर लाने का एकमात्र तरीका है कि इस टाइम आप लोग डेली एक सेट लगाइए, हर एक सब्जेक्ट का एक मॉडल सेट का बुक आप लोग ले लीजिए। उसमें मैक्सिमम मॉडल सेट को आप क्या कीजिए? अपने मन से बनाने की कोशिश कीजिए। दो चीज होगा, या तो आप जानते होंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, नहीं जानते होंगे तो बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। अब जो समय है उसमें अपने आप को पढ़ाई में क्या कर देना है? पूर्णतः झोंक देना है। बात समझ रहे ना? चलिए नेक्स्ट क्लास में आगे बात करते हैं।